नमस्कार। आप सबको जय भीम। बाबा साहब की 129वीं जयंती पर आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। मैं इस अवसर पर द हिंदी प्लस के पंकज कुमार जी का भी बहुत शुक्रगुजार हूँ, जिन्होंने इस तरह से एक फेसबुक लाइव सीरीज की शुरुआत की है और कुछ महत्वपूर्ण विषयों पे, कुछ ज्वलंत प्रश्नों पे बातचीत करने के लिए अलग अलग क्षेत्र के विशेषज्ञों को आमंत्रित करते हैं, उनसे सुनते हैं, लोगों के सवाल जवाब होते हैं और एक बहुत ही अच्छी प्रक्रिया व संवाद की शुरू हो रही है। कई बार मैं सोचता हूँ इस कोरोना काल में, लॉकडाउन की प्रक्रिया में, जिस तरह से हम बहुत सारे मानसिक और अन्य किस्म के दबावों के साथ कुछ सार्थक चर्चाएं भी कर रहे हैं, कुछ सार्थक बातचीत भी कर रहे हैं। मैं हिंदी का अध्यापक हूँ। मैं यहाँ, मेरा नाम डॉक्टर राजेश पासवान, मैं जेएनयू में हिंदी में एसोसिएट प्रोफेसर हूँ और हिंदी पढ़ाता हूँ यहाँ पे। मैं निबंध भी पढ़ाता हूँ। तो निबंध में एक विधा है रिपोर्टाज की, जिसके बारे में कहा जाता है कि यह द्वितीय विश्व युद्ध के दरमियान युद्ध क्षेत्र में जाकर के जो रिपोर्टिंग भेजी जाती थी और बहुत ही उसमें साहित्यिक और बहुत ही काव्यात्मक भी रिपोर्टिंग होती थी, तो उस दौर में रिपोर्टाज विधा की शुरुआत हुई। आज इस कोरोना काल में, इस लॉकडाउन में, हम कह सकते हैं कि एक नई विधा की शुरुआत हो रही है और वह है फेसबुक लाइव सीरीज़ की। इस फेसबुक लाइव सीरीज़ के माध्यम से बहुत से ऐसे महत्वपूर्ण विधाओं पर, बिंदुओं पर, साहित्य, राजनीति और अर्थव्यवस्था, बहुत सारे क्षेत्र में बहुत ही सार्थक चर्चाएं हो रही हैं और ये बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चाएं हो रही हैं। बहुत कह सकते हैं कि कम संसाधनों में इस तकनीक के युग में बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चाएं हो रही हैं और आने वाले समय में जब भी कभी विमर्शों का इतिहास लिखा जाएगा तो कोरोना काल में इस लॉकडाउन के दरमियान होने वाली चर्चाएं भी अपना महत्वपूर्ण स्थान रखेंगी। जहाँ तक विषय जो दिया है पंकज जी ने, अंबेडकर साहित्य और अखंड भारत, विषय मेरी रुचि का भी है और पंकज जी ने जो चुनाव किया है वह भी कुछ सोच समझ करके ही चुनाव बेहतर किया और उस पर बोलने के लिए जो मुझे मौका दिया, इसके लिए भी मैं शुक्रगुजार हूँ पवन जी का। इस विषय के चर्चा करने की प्रक्रिया में कई सारी चीज़ें जहन में उभरती हैं, कुछ शब्द जहन में उभरते हैं, उन शब्दों के अर्थ उभरते हैं, अर्थों के साथ जो कई किस्म के अनर्थ जोड़ दिए जाते हैं वो भी सब उभरता है और इन सब पे हम कोशिश करेंगे कि चर्चा करें। चर्चा कितनी सार्थक होगी वह आप सब मित्रगण इसका निर्धारण करेंगे अपने कमेंट्स के माध्यम से, अपने सुझावों के माध्यम से। अखंड भारत शब्द जो है, इसके भी कई अर्थ हैं और विभिन्न किस्म के अर्थ हैं। एक अर्थ वह है जो आज़ादी के दरमियान, स्वाधीनता आंदोलन के दरमियान जिसका अर्थ निकाला गया था, जिसके बारे में डॉक्टर अम्बेडकर ने भी अपनी चिंताएं जाहिर की है, अपने विभिन्न लेखों में उस पर उन्होंने अपनी बात की है। और उस अखंड भारत की निर्मिति कैसे होगी, भारत अखंड कैसे बनेगा, इस सब पे उन्होंने चर्चाएं जाहिर की है, बहुत ही महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं। 1919 के दरमियान भी, 1935-36 के दरमियान भी, 46 के दरमियान भी, 48 के दरमियान भी। तो उस समय जिस अखंड भारत की संकल्पना की गई थी वह लगभग भारतीय महाद्वीप की संकल्पना थी, जिसमें पाकिस्तान भी शामिल था और बांग्लादेश भी शामिल थे। लेकिन 1947 के बाद का जो भारत है, वह अखंड भारत आज हमारे बीच में जो मौजूद है, उसकी भी अपनी संकल्पना है। इन सब के बीच में एक विडम्बनापूर्ण और एक पीड़ादायक स्थिति भी का भी सामना, क्या उसका भी जिक्र हम लोग करेंगे। मैं, जैसे बताया मैंने कि मैं जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय का छात्र हूँ और इसका छात्र होने पे भी मुझे गर्व है। अभी मैं यहाँ पे इस परिवार का हिस्सा हूँ, यहाँ पे मैं अध्यापन करता हूँ और इस विश्वविद्यालय को लेकर के एक कुत्सित षड्यंत्र के द्वारा जिस तरह से एक भ्रम फैलाया जाता है, जिस तरह से एक दुष्प्रचार फैलाया जाता है और जिस तरह से हमें कुछ विशेषण दिए जाते हैं कुछ ऐसे लोगों द्वारा, ये सारी चिंताएं भी हमारे जेहन में हैं कि कैसे एक विश्व के, मैं सर्वश्रेष्ठ मानता हूँ लेकिन सर्वश्रेष्ठ नहीं कहूँगा,
लेकिन एक बेहतरीन विश्वविद्यालय को विगत कई वर्षों से किस हद तक देशद्रोही विश्वविद्यालय, जिस तरह से राष्ट्र विरोधी विश्वविद्यालय, टुकड़े टुकड़े गैंग का चलाने वाला विश्वविद्यालय, और जिस तरह से एक कितने कुत्सित शब्दों के द्वारा इस विश्वविद्यालय के सम्मान को ठेस पहुंचाने की कोशिश की गई है, यहाँ के हर स्टेक होल्डर्स को अपमानित करने की कोशिश की गई है, और यह सब जो हुआ है तथाकथित अखंड भारत के नाम पे और देशभक्ति के नाम पे और देशद्रोह के नाम पे। तो ये सारी चिंताएं भी मेरी बातचीत की प्रक्रिया का हिस्सा है, और ये सारी वेदनाएं भी मेरी बातचीत की प्रक्रिया का हिस्सा है। बहरहाल, अपनी बात शुरू करने से पहले मैं डॉक्टर अम्बेडकर के लेखन से ही एक प्रसंग और एक मैं कोटेशन आप लोगों को सुनाना चाहूँगा, पढ़ करके बताना चाहूँगा कि वो कोटेशन कितना महत्वपूर्ण है। वह कितना महत्वपूर्ण है आज के बुद्धिजीवियों के लिए, विचारकों के लिए, बुद्धिमानों के लिए नहीं, बुद्धिजीवियों के लिए। और बुद्धिमान और बुद्धिजीवी अलग अलग होते हैं। डॉक्टर अम्बेडकर के इन शब्दों में मैं उनके लिखे हुए को पढ़ रहा हूँ, जो उनकी रचनावली के प्रथम भाग में पेज नंबर 13 पे जो उद्धृत है। वे लिखते हैं, बुद्धिजीवी वर्ग वह है जो दूरदर्शी होता है, सलाह दे सकता है और नेतृत्व प्रदान कर सकता है। किसी भी देश की अधिकांश जनता विचारशील एवं क्रियाशील जीवन व्यतीत नहीं करती। ऐसे लोग प्रायः बुद्धिजीवी वर्ग का अनुकरण और अनुगमन करते हैं। यह कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि किसी देश का संपूर्ण भविष्य उसके बुद्धिजीवी वर्ग पर निर्भर होता है। यदि बुद्धिजीवी वर्ग ईमानदार, स्वतंत्र और निष्पक्ष है तो उस पर यह ठीक है कि प्रज्ञा अपने आप में कोई गुण नहीं है, यह केवल साधन है, और साधन का प्रयोग उस लक्ष्य पर निर्भर है जिसे एक बुद्धिमान व्यक्ति प्राप्त करने का प्रयत्न करता है। बुद्धिमान व्यक्ति भला हो सकता है, लेकिन साथ ही वह एक दुष्ट भी हो सकता है। उसी प्रकार बुद्धिजीवी वर्ग उच्च विचारों वाले व्यक्तियों का एक दल हो सकता है जो सहायता करने के लिए तैयार रहता है और पथभ्रष्ट लोगों को सही रास्ते पर लाने के लिए तैयार रहता है। तो ये बुद्धिमान और बुद्धिजीवी के फर्क को महसूस कराते हैं डॉक्टर अम्बेडकर, और बताते हैं कि बुद्धिजीवी वर्ग को किस तरह से दूरदर्शी होना चाहिए और किस तरह से उसे विचारशील और क्रियाशील जीवन यापन करना चाहिए। सिर्फ इसलिए नहीं कि बहुसंख्यक जनता ने जो कह दिया, अब बहुसंख्यक जनता जो मानती है, बुद्धिजीवी को भी उसे ही सही नहीं मान लेना चाहिए। बुद्धिजीवी को हमेशा अपने विवेक पूर्ण निर्णय के साथ में, सही गलत के निर्णय के साथ ही रहना चाहिए। इसलिए नहीं कि बहुसंख्यक जनता द्वारा कोई चीज़ सही कही जा रही है, क्योंकि बहुसंख्यक जनता कभी भी बहुत ही स्वतंत्र, निष्पक्ष और उस तरह से विजनरी नहीं होती जितना कोई बुद्धिजीवी होता है। तो इन सारी चिंताओं के साथ हम देखते हैं कि डॉक्टर अम्बेडकर किस तरह से एक प्रखर बुद्धिजीवी की भूमिका निभाते हैं, किस तरह से अपने समसामयिक मुद्दों पे अपनी बेबाक राय रखते हैं, अपनी कटु राय भी रखते हैं, लेकिन इन सबके साथ ही साथ उनका जो विजन है, उनकी दृष्टि में ये सशक्त भारत, समृद्ध भारत और एक विस्तृत और एक बेहतरीन पहचान ला सकने वाला भारत के निर्माण की कामना है उनके बीच में, उनके मन में। तो यह उनके अपने जीवन दर्शन में और उनके अपने व्यक्तित्व में चीज़ें निकल के आती है। और डॉक्टर अम्बेडकर के संपूर्ण लेखन में आप देखेंगे कि वे उस तरह से एक प्रखर बुद्धिजीवी का रोल अदा करते आ रहे हैं। उन्होंने इस बात की परवाह नहीं की कि उनके समय के बहुतायत लोग किस बात को सही मान रहे, किस बात को गलत मान रहे हैं, क्योंकि उनको एहसास था कि उनके समय का जन सामान्य, बहुसंख्यक वर्ग और बहुत अधिक आबादी वाला समाज भी सही नहीं सोच रहा था। उसकी अपनी संकीर्णताएं थी, उसकी अपनी धार्मिक आस्थाएं थी, और उन आस्थाओं के बरक्स डॉक्टर अम्बेडकर ने अपने बुद्धिजीवी होने का प्रमाण दिया, सही को सही और गलत को गलत कहा। तो इन सारी बातों को मद्देनज़र रखते हुए हम अपनी आज इस चर्चा में आप सबसे मुखातिब हैं। अखंड भारत के प्रसंग में एक चीज़ और हम सब लोगों को ध्यान में रखनी चाहिए इस बात को, और कि किस तरीके से जिस भारत की कल्पना करते थे डॉक्टर अम्बेडकर, उसकी अपनी संरचना क्या होनी चाहिए थी। एक और प्रसंग के सहारे अपनी बात मैं कहूँगा। प्रसंग है 1946 का संदर्भ है, और उसमें
बहुत महत्वपूर्ण प्रसंग यह है कि तारीख 13 दिसंबर 1946 को भारतीय संविधान की जो संरचना हो रही थी उसकी एक प्रस्तावना और उसके उद्देश्यों पे चर्चा हो रही थी। उस चर्चा के प्रसंग में पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्ताव कुछ पेश किया गया था, और उस प्रस्ताव पेश करने के बाद में जो एम आर जयकर जी ने 16 दिसंबर को उस पर कुछ अपना एक संशोधन प्रस्ताव पेश किया था। और वह संशोधन प्रस्ताव यह था, मैं एम आर जयकर के ही शब्दों में उस प्रस्ताव के बारे में को मैं पढ़ रहा हूँ। उन्होंने कहा था उसमें कि महोदय, मैं संशोधन को पढ़ता हूँ, मैं आपका कुछ मिनटों का समय बचाना चाहता था। संशोधन इस प्रकार है, यह सभा दृढ़ संकल्प होकर घोषणा करती है कि भारत के भावी शासन के लिए इस सभा द्वारा तैयार किया जाने वाला संविधान स्वतंत्र और लोकतांत्रिक प्रभुता संपन्न राज्य के लिए होगा, किंतु ऐसे संविधान को साकार रूप देने में मुस्लिम लीग तथा देशी रियासतों का सहयोग प्राप्त करने की दृष्टि से तथा उसके द्वारा इस संकल्प को और अधिक सुदृढ़ बनाने की दृष्टि से यह सभा इस प्रश्न पर बाद में विचार करेगी, ताकि इन दो संगठनों के प्रतिनिधि यदि वे चाहें तो इस सभा की कार्यवाही में भाग ले सकेंगे। जो लोग राजनीति विज्ञान के विद्यार्थी हैं वे जानते हैं कि संविधान सभा का जब गठन हुआ था तो उसमें कुछ देशी रियासतें और मुस्लिम लीग ने उसका बहिष्कार किया था, वे उसमें शामिल नहीं हो पाई थी। तो वैसी स्थिति में जब मुस्लिम लीग और कुछ देशी रियासतें शामिल नहीं हो पा रहे थे, उस समय संविधान सभा की क्या संरचना हो सकती थी, और उस समय की 1946 की पृष्ठभूमि आप देख सकते हैं कि उस दरमियान भारत की स्थिति क्या होगी। किस तरह से मुस्लिम लीग द्वारा, मोहम्मद अली जिन्ना द्वारा जिस तरह से सीधी कार्रवाई के संकेत दिए जा चुके थे, उस समय के भारत में जिस तरह से दंगे फैल रहे थे हिंदू और मुस्लिम समुदायों के बीच में, जिस तरह से एक स्थिति बन गई थी, इतनी विडम्बनापूर्ण स्थिति बन गई थी उस दरमियान एम आर जयकर जी द्वारा संविधान सभा में इस बात के लिए इंतजार कराना कि जब तक मुस्लिम लीग और देशी रियासतों के प्रतिनिधि नहीं आ जाते तब तक इस चर्चा को साकार रूप न दिया जाए, और उसका बहुत विरोध भी हुआ संविधान सभा द्वारा। उसके दरमियान एक बहुत मज़ेदार वाक़या यह हुआ, डॉक्टर अम्बेडकर जो बंगाल मुंबई ऐसे चुन करके आए थे, उसके बाद उनको बोलने के लिए 17 दिसंबर को ही माननीय सभापति महोदय ने समय दे दिया बोलने के लिए। वे इंतजार कर रहे थे कि उन्हें एक दो दिन बाद बोलने का मौका मिलेगा, लेकिन उनको मौका मिला उस 17 दिसंबर को ही बोलने के लिए। तो उसके दरमियान उन्होंने कहा, सभापति महोदय को संबोधित करते हुए कहा उन्होंने कि मुझे तो उम्मीद थी कि मैं एक दो दिन बाद बोलूँगा, लेकिन अचानक आपने समय दे दिया तो मैं अपनी बात रखता हूँ। उन्होंने जो अपनी बातें कही उस दरमियान की कुछ बातें मैं आपको इसमें बताना चाहूँगा। ये सब बाबा साहब की रचनावली में संग्रहित है ये चीज़ें। डॉक्टर बाबा साहब कहते हैं, मैं जानता हूँ कि आज हम राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से विभाजित हैं। हम लड़ाकू शिविरों का एक समूह हैं, और मैं तो यह भी मानने को तैयार हूँ कि मैं ऐसे शिविर के नेताओं में से एक हूँ, डॉक्टर अम्बेडकर अपने लिए कहते हैं। लेकिन श्रीमान, इसके बावजूद मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूँ कि समय और परिस्थितियाँ अनुकूल हों तो दुनिया में कोई भी इस देश को एक होने से नहीं रोक पाएगा। सभी लोग ताली बजाते हैं। विभिन्न जातियों और धर्मों के होते हुए भी मुझे इसमें लेस मात्र भी संकोच नहीं है कि हम किसी न किसी रूप में एकजुट लोग होंगे। इस पर भी तालियां बजती हैं। मैं निसंकोच यह कह सकता हूं कि भारत के विभाजन के लिए मुस्लिम लीग के आंदोलन के बावजूद एक दिन स्वयं मुसलमानों में पर्याप्त जागृति आएगी और वे भी यह सोचने लगेंगे कि अखंड भारत उनके लिए भी बेहतर है। इस पर भी जोरदार ताली होती है। इसके बाद फिर आगे कहते हैं वे कि जो महत्वपूर्ण है, वो कहते हैं कि सभापति जी, बहुसंख्यक पार्टी को बेहतर शासन कला का प्रदर्शन करते हुए इच्छुक लोगों को दोस्त बनाने व इस देश की हर पार्टी, हर वर्ग को उस मार्ग पर ले जाने की दृष्टि से उन लोगों के पूर्वाग्रहों को रियायत देनी चाहिए थी जो साथ साथ चलने को तैयार नहीं है। ये मैं दोबारा पढ़ता हूँ कि बहुसंख्यक पार्टी को बेहतर शासन कला का प्रदर्शन करते हुए इच्छुक लोगों को दोस्त बनाने व इस देश की हर पार्टी, हर वर्ग को उस मार्ग पर ले जाने की दृष्टि से उन लोगों के पूर्वाग्रहों को रियायत देनी चाहिए थी जो साथ साथ चलने को तैयार नहीं है। महान राजनेता का यही काम होना चाहिए और उसी की खातिर मैं यह अपील करना चाहता हूँ, आइए
नारों को भुला दें, लोगों को डराने वाले शब्दों को छोड़ दें, अपने विरोधियों के पूर्वाग्रहों को भी रियायत दे दें, उन्हें साथ लेकर चलें, ताकि वे अपनी इच्छा से हमारे साथ उस मार्ग पर आगे बढ़ चलें। जैसा कि मैंने कहा है था, यदि हम काफ़ी दूर साथ चलें तो यह मार्ग अवश्य ही हमें एकता की मंजिल तक ले जाएगा। इसलिए अगर मैं इसे इस जगह से डॉक्टर जयकर के संशोधन का समर्थन करता हूँ। वह जो संविधान सभा में प्रभुत्व था, जवाहरलाल नेहरू का प्रभुत्व था, उस समय के कांग्रेस का प्रभुत्व था, क्योंकि एकमात्र सत्तासीन और एकमात्र मजबूत बहुसंख्यक पार्टी वाली, बहुसंख्यक समर्थन वाली सरकार उनकी थी। तो इसमें बहुसंख्यक पार्टी का जो संकेत है बाबा साहब अम्बेडकर का, वो कांग्रेस के लिए है, और उसके प्रमुख नेता जवाहरलाल नेहरू के लिए है, जिनका प्रभाव मंडल पूरे संविधान सभा में व्याप्त था। तो कहने का आशय यह है कि उस दौर में जब भारत विभाजन के कगार पे था, उस दौर में भी डॉक्टर अम्बेडकर की विजनरी दृष्टि इस बात की वकालत करती है कि सिर्फ बहुसंख्यक राजनीतिक दल होने के कारण ही अपनी मनमर्जी न चलाई जाए, बल्कि अपने विरोधियों का भी, जो लोग उनसे दूर हैं, जो उनसे इत्तेफाक नहीं रखते हैं, जो उनके साथ उनके राय में राय नहीं मिला पा रहे हैं, उनको भी सुनने के लिए गुंजाइश बनी रहे। तो यह एक मजबूत भारत का, संपन्न भारत का, संप्रभु भारत का यह एक तस्वीर डॉक्टर अम्बेडकर उकेरते हैं, जिसमें सिर्फ बहुसंख्यक की ही मनोवृत्ति नहीं चले, सिर्फ बहुसंख्यक की ही विचारधारा हावी नहीं हो, बल्कि उनकी भी हो जो विचार में और जो अन्य स्थितियों में उनसे कमतर है, अल्पसंख्यक है या उनसे कम क्षमता रखते हैं, कम समर्थन रखते हैं। तो यह एक बाबा साहब अपने उस दरमियान, उस दौर में एक एम.आर. जयकर जी के संशोधन से अपना समर्थन बताते हुए, और इसके साथ ही समर्थन की उपयोगिता भी बताते हुए कि किस तरह से एक मजबूत राष्ट्र के लिए यह जरूरी है कि यहाँ पे विभिन्न विभिन्न धर्मों की, विचारधाराओं की, प्रवृत्तियों का, उनके विचारों का सम्मान मिले, और तभी एक मजबूत राष्ट्र बन सकता है। इसी प्रक्रिया में एक और चीज़ हम सब लोगों को देखना चाहिए। अक्सर लोग कहते हैं कि जो भारतीय संविधान निर्माण की प्रक्रिया को लेकर के बहुत सारे राजनीति विज्ञान के व्हाट्सएपिया जो बुद्धिजीवी हैं, वो कहते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर ने तो सिर्फ इधर उधर से कॉपी कर दिया था, मिला दिया था, इधर उधर से नकल कर दी थी, और उसमें उस संविधान निर्माण की प्रक्रिया में बहुत कुछ उनका नहीं था। खैर, उनके कहने के लिए आगे आने वाले दिनों में उन पर बहुत सारी चर्चाएं होंगी, लेकिन एक चीज़ और मैं दिखाना चाहूँगा, बताना चाहूँगा, एक तथ्य से अवगत कराना चाहूँगा आपको। 29 जनवरी 1939 39 को पूना के द गोखले इंस्टीट्यूट ऑफ पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमिक्स के वार्षिक उत्सव पे बाबा साहब ने एक पेपर प्रेजेंट किया था वहाँ पे। उसका नाम था, उस विषय का नाम था संघ बनाम स्वतंत्रता। यह 1939 को पेश किया गया था। आप देखें कि 1935 के इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट के बाद में संविधान निर्माण की प्रक्रियाएं शुरू हो गई थी, और ये लगभग चहल पहल होने लगी थी कि भारतीय आज़ाद भारत की किस तरह से नीतियाँ होंगी, और ये प्रस्ताव कई मामलों में शुरू हो गए थे। तो उस दरमियान 1939 में डॉक्टर अम्बेडकर ने संघ बनाम स्वतंत्रता नाम से वो प्रस्तुत किया था पेपर अपना, गोखले इंस्टीट्यूट ऑफ पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमिक्स पुणे में। उस इंस्टीट्यूट ने बहुत सारे अपने भाषणों को, वार्षिक व्याख्यानों को प्रकाशित करवाया था, लेकिन डॉक्टर अम्बेडकर कहते हैं कि उनके भाषण को प्रकाशित नहीं करवा पाए थे। बाद में बाबा साहब ने उसे प्रकाशित करवाया। तो उसमें आप देखें, वह लेख भी संग्रहित है वॉल्यूम 3 में, कि किस तरह से वो संघ और राज्यों के बीच की संरचना होनी चाहिए, किस तरह से उनके बीच कार्यों का, अधिकारों का बंटवारा होना चाहिए, कौन से विषय राज्यों के अंतर्गत आने चाहिए, कौन से केंद्र के अंतर्गत होने चाहिए। इन सारी बातों पे वो चर्चा करते हैं और इन सारी चीज़ों को बहुत विस्तार में बात करते हैं। तो 1939 में ही जी एक वो उस पर काम कर रहे होते हैं। उस समय भी उनको ये नहीं पता होता है कि जब संविधान बनेगा तो उनको उसकी कोई जिम्मेवारी दी जाएगी, लेकिन वे एक प्रखर बुद्धिजीवी और एक भविष्यवेत्ता बुद्धिजीवी होने के कारण वे अपनी अकादमिक तैयारियां करते हैं और उस पर वो अपनी तैयारी करते हैं। इसी के साथ एक और बात आप देखिएगा कि 1919 में 27 जनवरी 1919 को साउथबरो कमेटी के समक्ष डॉक्टर अम्बेडकर अपना एक प्रतिवेदन देते हैं, और उसमें वो वयस्क मताधिकार की बात करते हैं, वो मताधिकारों की बात करते हैं। वो तो किस तरह से देखें कि
संविधान सभा में आने से बहुत पहले से डॉक्टर अंबेडकर अपने लेखन में, अपने विचारों में, अपने बौद्धिक कर्म में भारतीय संविधान की जो संरचना होगी, भारतीय देश की जो निर्मिति होगी, जिसको जिसको एक जिस संविधान के सहारे भारत निर्मित चलेगा, उसकी संकल्पना उनके मन में थी, उस पर काम कर रहे थे और उसके लिए कई वर्षों पूर्व वे काम कर रहे थे। और भारतीय संविधान की निर्मिति में वो सारी चीज़ें शामिल हुई थी और उस पर उन्होंने अपने अलग अलग समय में उनसे अपनी बात रखी थी उन चीज़ों में। इसके साथ ही साथ एक और चीज़ जो मैं याद दिलाना चाहूँगा बाबा साहब के ही लेखन में, उनके उदाहरणों के ही माध्यम से, कि किस तरह से वो देखिए अखंड भारत की अभी की जो स्थिति है, अभी की स्थिति में कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक इस अखंड भारत के हिस्से हैं और इस जो भारतीय मानचित्र में जो भी शामिल है इसमें वो सब इस भारत के हिस्से हैं। अखंड भारत से हमारा आशय उसी से है जो पूरी तरह से हमारे अपने भारत देश का हिस्सा है। लेकिन कोई भी देश सिर्फ बाउंड्रीज नहीं होती, सिर्फ सिर्फ कुछ सीमाएं नहीं होती, कुछ देशों की, राज्यों की संगठना नहीं होती। उस देश को अखंड बनाने के पीछे क्या कारक होते हैं और अखंड बनाने के पीछे उसके और क्या मजबूत वजह होती हैं, उस पर निर्भर करती है कि उस देश के रहने वालों के प्रति उनकी अपनी क्या जिम्मेवारियां हैं और खास करके शासक वर्ग की क्या जिम्मेवारियां हैं, उसकी सत्ता की संरचना कैसी है, जिसमें किसी व्यक्ति को कितनी अहमियत मिलती है, किसी अमूर्त चीज़ को कितनी अहमियत मिलती है, किसी सैद्धांतिक और दार्शनिक मान्यताओं की कितनी अहमियत मिलती है और व्यक्ति की कितनी अहमियत मिलती है। इन सारी चीज़ों की संरचना से निर्धारित होता है कि कोई देश कितना मजबूत है, कोई देश कितना संप्रभु है और कितना शक्तिशाली है। तो ये अखंड भारत की संरचना एक देशभक्त भारत की संरचना से भी मिला जुला हुआ है और एक ऐसे भारत की संकल्पना से मिला जुला हुआ है जहाँ पे कोई भी अपने आप को उससे अलग महसूस नहीं करे, कोई भी अपने आप को यह ना महसूस करे कि उसके साथ अन्याय हो रहा है और कोई भी यह ना महसूस करे कि राजतंत्र द्वारा, सत्ता तंत्र द्वारा उसके अधिकारों की अवहेलना की जा रही है। तो इन सारी चिंताएं को भी देखते हुए डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान निर्माण की प्रक्रिया में, उसके बाद के दिनों में, उसके बाद के अपने लेखन में लगातार चिंताएं जाहिर की हैं और इन सारी चिंताओं को उन्होंने एक मजबूत भारत की रचना संरचना के रूप में देखा जा सकता है। जैसा मैंने शुरू में ही कहा था कि बुद्धिजीवी जो ईमानदार होता है वह सिर्फ कुछ इमोशनली इडियट्स के रूप में अपनी भूमिका नहीं निभाता, सिर्फ भावनाओं में बह करके और बेवकूफ़ी भरे निर्णय नहीं लेता, बल्कि हर चीज़ की बारीक पड़ताल करता है, उसकी अच्छाइयों की भी पड़ताल करता है, उसकी बुराइयों की भी पड़ताल करता है। वो अपने विजन को वो साफ रखता है, अपने विजन को वो बहुत स्पष्ट, मानवतावादी, कल्याणकारी रखता है, लेकिन वर्तमान की निर्मम आलोचना करते हुए वह चाहता है कि जो भविष्य बने वो बहुत बेहतर बने। और इन सब की संकल्पना आपको डॉक्टर अम्बेडकर के लेखन में उनमें मिल जाती है। एक और बात कह के एक और बात मैं इसी प्रसंग में कहना चाहूँगा। 28 अक्टूबर 1951 को बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर पंजाब गए थे, जालंधर गए थे। वहाँ पे डीएवी कॉलेज में वहाँ की जो छात्र संसद द्वारा उन्हें भाषण देने के लिए बुलाया गया था और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर भारत के दो शहरों को बहुत महत्वपूर्ण स्थान देते थे, एक आगरा और एक जालंधर। जालंधर के बहुत सारे ऐसे मित्र हैं जो बताते हैं कि वहाँ पे बहुत बहुत ही आदर के साथ वहाँ जाना पसंद करते थे, वहाँ के निवासियों से मिलते थे वो। तो वहाँ पे जब वो गए थे तो उस डीएवी कॉलेज में भाषण देते उन्होंने कहा था, उन्होंने विषय था भाषण का कि संसदीय लोकतंत्र के असफल होने पर क्या हो सकता है, और उस समय वो कुछ आशंकाएं उन्होंने व्यक्त की थी। और उस समय देखिए 1951 में कि 26 जनवरी 1950 का हमारा गणतंत्र भी लागू हो चुका था, देश में चुनावों की भी आहट शुरू हो गई थी। 1947 में भारत विभाजन के बाद की स्थितियाँ अलग थीं और किस तरह से वो एक समय एक भारतीय गणतंत्र करवटें ले रहा था। उस दौर में हमारा संसदीय लोकतंत्र कितना प्रभावी होगा, कितना महत्वपूर्ण होगा, कितना ज़रूरी होगा, उसके लिए क्या क्या ज़रूरी चीज़ें हैं, इन सब की क्या संकल्पना थी डॉक्टर अम्बेडकर की, वो उसके कुछ प्रसंग में आपको सुनना चाहूँगा। वो बताते हैं, कहते हैं कि यह कई सारी संसदीय प्रणाली की खासियतें बताते हैं वो कि इसकी अपनी क्या विशेषताएं हैं, साथ ही साथ उसके
यह भी बताते हैं कि वो ये कहते हैं कि यह भी काफ़ी नहीं है, संसदीय शासन प्रणाली विचार विमर्श द्वारा शासन से कहीं अधिक है। वे संसदीय शासन प्रणाली की इसलिए वकालत करते हैं क्योंकि उसमें सारे निर्णय विचार विमर्श द्वारा लिए जाते हैं, और विचार विमर्श द्वारा लिए जाने वाले के होने के कारण वे उसकी प्रशंसा करते हैं। और इसके लिए वो उदाहरण भी देते हैं कि किस तरह से जो पहला गणतंत्र, विश्व का पहला गणतंत्र लिच्छवियों के यहाँ पे था, और किस तरह से वहाँ पे सभी विचार विमर्श के सहारे वो लिच्छवी गणतंत्र में निर्णय लिए जाते थे। तो उसकी झांकी ये बताते हैं कि हमारी संसदीय प्रणाली भी इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये विचार विमर्श के सहारे इसमें निर्णय लिए जाते हैं। लेकिन इसके साथ ही साथ उसके वे दो महत्वपूर्ण स्तंभ भी बताते हैं आगे वो, और वो महत्वपूर्ण स्तंभ बताते हैं, वो जो कहते हैं कि ये दो स्तंभ हैं जिन पर शासन तंत्र काम करता है। वे दो स्तंभ तंत्र हैं, पहला विपक्ष और दूसरा निष्पक्ष और स्वच्छ चुनाव। विपक्ष और निष्पक्ष और स्वच्छ चुनाव ये संसदीय लोकतंत्र की सबसे मजबूत स्तंभ के रूप में माने जाते हैं, जिसकी चिंता 1951 में बाबा साहब ने की थी। आज 2020 के प्रसंग में भी आप उन चिंताओं को शामिल कर सकते हैं कि किस तरह से वह विपक्ष और स्वच्छ निष्पक्ष चुनाव की जो स्थितियां हैं उसके बारे में आप सब लोग जानते हैं, कुछ कहना ठीक नहीं है। इसी प्रसंग में वो आगे कहते हैं कि संसदीय लोकतंत्र में एक महत्वपूर्ण बात यह है कि यदि सवाल के दो पक्ष हैं तो जनता को दूसरा पक्ष भी जानना चाहिए। इस प्रकार एक सक्रिय विपक्ष आवश्यक है। विपक्ष निष्पक्ष राजनीतिक जीवन की कुंजी है। कोई भी लोकतंत्र उसके बिना नहीं चलाया जा सकता। संसदीय शासन प्रणाली के दो जन्मदाता देश ब्रिटेन और कनाडा इस महत्वपूर्ण तथ्य को मानते हैं, और दोनों में विपक्ष के नेता को सरकार द्वारा वेतन दिया जाता है। 1951 की बात है। वे विपक्ष को अनिवार्य चीज मानते हैं। इन देशों के लोग यह भी मानते हैं विपक्ष भी उतना ही जागरूक होना चाहिए जितनी सरकार। सरकार तथ्यों को दबा सकती है, सरकार केवल एक तरफा प्रचार कर सकती है। इन दो देशों में जनता के पास इस स्थिति के विपरीत प्रावधान है। विपक्ष की जरूरत क्यों है और सरकारें क्या कर सकती हैं, सरकारें क्या किस तरह से किसी तथ्य को दबा सकती हैं, किस तरह से एक पक्षीय प्रचार कर सकती हैं, इन सारी चिंताएं 1951 में बाबा साहब ने जाहिर की थी। आप सब लोग समझदार हैं, आप सब लोग इस कोरोना काल में, इस लॉकडाउन काल में जो भी चीज़ें घटित हो रही हैं इस सब पे आप लोग नज़र रखे हुए हैं, चीज़ों को देख रहे हैं। एक और प्रसंग वे कहते हैं, जब वे लिखते हैं कि ये अब सवाल यह उठता है कि सत्तारूढ़ पार्टी ऐसा विपक्ष बनाने की अनुमति देने के लिए इच्छुक है या नहीं। कांग्रेस कोई विपक्ष नहीं चाहती। 1951 के कांग्रेस के बारे में डॉक्टर अम्बेडकर बताते हैं कि उस समय कांग्रेस ही बहुत मजबूत, उस समय की मजबूत शक्ति के रूप में थी, और इसीलिए वो कांग्रेस को संबोधन करते हैं वहाँ पे। उनका आशय आज के कांग्रेस से नहीं है, उनका आशय 1951 के कांग्रेस से था। आज की कांग्रेस की जो स्थिति है आप सब जान रहे हैं, मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा। तो ये उठता है कि सत्तारूढ़ पार्टी क्या ऐसा विपक्ष बनाने की अनुमति देने के लिए इच्छुक है या नहीं। कांग्रेस कोई विपक्ष नहीं चाहती। कांग्रेस छिटपुट विचारों के लोगों को एक छतरी के नीचे लाने का प्रयास करती है। मैं आपसे पूछता हूँ कि क्या इस देश के राजनीतिक जीवन में एक वांछनीय प्रवृत्ति है। और निष्पक्ष और स्वच्छ चुनाव जो दूसरे महत्वपूर्ण तत्व के बारे में बताते हैं, वो उसमें लिखते हैं वो कि मैं 1951 की बात बता रहा हूँ। आप लोग यह मान सकते हैं कि 2020 में भी कितना परिवर्तन आया है, कितना सही है कितना गलत है, इसका निर्धारण आप लोग कर सकते हैं। मैं बाबा साहब अम्बेडकर के उस भाषण को पढ़ के सुना रहा हूँ जो जालंधर में उन्होंने दिया था। वे लिखते हैं निष्पक्ष और स्वच्छ चुनाव दूसरा स्तंभ है जिस पर संसदीय लोकतंत्र निर्भर करता है। समाज के एक वर्ग से दूसरे वर्ग को शांतिपूर्ण तरीके से और बिना किसी खून खराबे के सत्ता हस्तांतरण के लिए निष्पक्ष और स्वच्छ चुनाव आवश्यक है। पुराने ज़माने में यदि राजा मर जाता था तो महल में कम से कम एक हत्या जरूर होती थी। महल में क्रांति हुआ करती थी और अपने देश की बागडोर संभालने के लिए नए राजा के सिंहासन पर बैठने से पहले हत्याएं होती थी। भारत का यही इतिहास रहा है। निष्पक्ष और स्वच्छ चुनाव के बारे में क्या हो, हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि बड़े व्यापारिक घराने इस देश की राजनीति में बहुत बड़ी भूमिका निभाने की कोशिश कर रहे हैं। 1951 की बात है, 2020 की नहीं है। इन बड़े व्यापारिक घरानों की ओर से कांग्रेस को जो धन दिया जाता है वह एक बहुत खतरनाक चीज़ है।
यदि धनाढ्य लोग किसी भी राजनीतिक दल के चुनाव कोष में अंशदान करके चुनावों को प्रभावित करने की कोशिश करेंगे तो परिणाम क्या होगा। चुनावी बॉन्ड जो आजकल नया चला है उसको आप लोग याद कर सकते हैं 1951 के इस बाबा साहब के प्रसंग को देखते हुए कि परिणाम क्या होगा। यदि उनके धन से समर्थित दल सत्ता में आता है तो वे या तो वर्तमान विधान को रूपांतरित करके अथवा सत्तारूढ़ दल को ऐसे ढंग से विधान बनाने के लिए प्रभावित करके जो उनके हितों के लिए लाभप्रद हो अपने लिए रियायत लेने की स्वभावतः कोशिश करेंगे। अभी जो राइट ऑफ किया गया है आरबीआई द्वारा उसको याद मत कीजिएगा इस प्रसंग के सहारे, मजाक खराब हो जाएगा। विधान बनाने की प्रभावित करेंगे जो उनके हितों के लिए लाभप्रद हो और अपने लिए रियायत लेने की स्वाभाविक कोशिश करेंगे। सज्जनों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या इन परिस्थितियों में ऐसी आशा की जा सकती है कि संसदीय शासन प्रणाली देश का कोई भला करेगी। मैं आपके सामने महाभारत का हवाला देना चाहूँगा। पांडवों और कौरवों के बीच की कहानी वो बताते हैं कि किस तरह से भीष्म उसका उत्तर देते हैं कि मुझे नमक के प्रति निष्ठावान रहना चाहिए। यदि मैं कौरवों का अन्न खाता हूँ तो मुझे उनका पक्ष लेना चाहिए, भले ही यह गलत हो। आज वही चीज़ हो रही है। कांग्रेस, उस समय की कांग्रेस, बनियों, मारवाड़ियों और अन्य लखपतियों की वित्तीय मदद स्वीकार कर रही है। कांग्रेस उनका अन्न खा रही है। अतः वह स्वाभाविक ही है कि कांग्रेस को हर महत्वपूर्ण मौके पर इन बड़े घरानों का पक्ष लेना होगा। आरबीआई का राइट ऑफ याद कीजिएगा। हम यह भी देखते हैं कि सरकारी सेवक चुनावों को उस पार्टी के पक्ष में प्रभावित करते हैं जो उन्हें और उनके आश्रितों की रोटी देते हैं। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, बाबा साहब बहुत आदर करते थे उनका, और उनका हवाला करते हुए उन्होंने एक बात लिखी है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जैसे व्यक्ति ने हाल ही में दिल्ली में भारतीय जनसंघ के उद्घाटन सत्र में सरकारी सेवकों पर यह खुलकर आरोप लगाया था कि वे कांग्रेस की मदद कर रहे हैं और ऐसा करके वे चुनावों को निष्पक्ष और स्वच्छ नहीं होने दे रहे हैं। इन परिस्थितियों में सज्जनों, क्या आप सोचते हैं कि संसदीय लोकतंत्र में के बहुत अधिक सफल होने की कोई आशा है? तो ये चीज़ें जो संसदीय लोकतंत्र की कमियां हैं, जो खामियां हैं, और जो विपक्ष की अनुपस्थिति और चुनाव, निष्पक्ष चुनाव की न होने के कारण जो चिंताएं हैं, डॉक्टर अम्बेडकर उसके बारे में भी चर्चा कर रहे थे। और एक और जगह वो थी, इसी बीच में एक सवाल आया है कि क्या डॉक्टर अम्बेडकर साहित्य के नाम पर जातिगत नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं, ब्राह्मणवाद के नाम पर किसी को अपशब्द कहते हैं। आपका क्या मानना है? मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आपको डॉक्टर अम्बेडकर का साहित्य पढ़ना चाहिए। आजकल बहुत सारे वॉल्यूम में वो मौजूद है, और डॉक्टर अम्बेडकर ने किस तरह से हिंदू धर्म के बारे में लिखा है, किस तरह से ब्राह्मणवादी मानसिकता के बारे में लिखा है, और किस तरह से इसकी अपनी कमियों के बारे में लिखा है। इस सबको आपको डॉक्टर अम्बेडकर को पढ़ करके और आपको समझना चाहिए। और यदि आपको लगता है कि डॉक्टर अम्बेडकर ने इस तरह की बातें नहीं लिखी हैं तो आप अपना निर्णय स्वतंत्र करने के लिए, अपने बनाने के लिए स्वतंत्र हैं। तो इस वजह से किसी चीज़ को, किसी गलत को गलत कहना नफरत फैलाने का काम नहीं होता, बल्कि गलत को सही कहलाना एक तरह से शुगर कोटेड सच कहने जैसा होता है। तो इस वजह से जो चीज़ें गलत है डॉक्टर अम्बेडकर ने उनकी आलोचना की है, अपने लेखन में की है और अपने पूरे साहित्य में की हुई है। और जिस तरह जो आपका आशय अम्बेडकरी साहित्य से है, तो इसका मतलब है कि आपने अम्बेडकरी साहित्य पढ़ा नहीं है। वो सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, आप उनको पढ़िए और उसके बाद अपनी राय निर्धारित कीजिए। आपकी राय का स्वागत होगा। एक और चीज़ जो इस अखंड भारत वाले विमर्श से जुड़ी हुई है वह है राष्ट्रवाद की जो विचारधारा है और देशभक्ति की विचारधारा है। यह विचारधारा भी कहीं ना कहीं इस अखंड भारत से जुड़ी हुई है। इस आजकल एक नई परिभाषा चल गई है देशद्रोह की, देशभक्ति की, देश प्रेम की और देश के प्रति समर्पण की। और वो परिभाषा क्या है, खुद उसके परिभाषा देने वाले ही नहीं उसको समझ पाते कि वो क्या है। किसको कहेंगे कि देशभक्त हैं या किसको कहेंगे कि ये देशद्रोही हैं। तो ये चीज़ें कई बार एक अलग ही अर्थ देती है। आप अंग्रेजी शासन में देखिएगा, जब गुलाम भारत था उस दरमियान भी कुछ लोग थे जो अपने को, कुछ लोग सरकारी लोग उनको देशभक्त मानते थे। उस समय राजभक्ति को ही देशभक्ति का पर्याय मान दिया गया था। जो जितने राय बहादुर राय साहब आपको मिलेंगे पिछले अंग्रेजी काल के,
वे सब राय बहादुर राय साहब इसलिए नहीं थे कि वो जनता के कल्याणकारी कामों के लिए उनको तमगा दिया गया था। वे सब इसलिए थे क्योंकि ब्रिटिश शासन को मजबूत करने के लिए एक मजबूत स्तंभ के रूप में वो काम कर रहे थे। इस वजह से अंग्रेजी शासन द्वारा उनको राय बहादुर राय साहब की उपाधि दी गई थी। तो वो उस अंग्रेजी सत्ता को मजबूत करने के एजेंट थे। उनकी राजभक्ति ही अंग्रेजों की नज़र में देशभक्ति मानी जाती थी। उनको लगता था कि वे भारतीयों के प्रति जितना उनके खिलाफ काम करेंगे उतना ही वे अंग्रेजों के प्रति भक्त कहे जाएंगे, और अंग्रेज उन्हें अपनी राजभक्ति होने का सबूत देते थे उनसे। कई बार बहुत सारे लोगों को लगता है, आज के दौर में भी बहुत सारे लोगों को लगता है कि राजभक्ति ही देशभक्ति है। उनको लगता है कि आज के जो हुक्मरान हैं, आज जो लोग भी शासन में हैं, सत्ता में हैं, चाहे केंद्र में हैं या राज्य में हैं, उनकी भक्ति करना ही देशभक्ति है। और यदि उस सत्ता के खिलाफ यदि कोई बात करता है, आम जनता की हिमाकत कोई करता है, आम जनता के हितों की कोई बात करता है, आम जनता के सवालों को उठाने की कोशिश करता है, तो वह देशद्रोही है। ये कुछ लोगों की अपनी परिभाषाएं हैं। वे ये भूल जाते हैं कि राज सत्ता का समर्थन करना कहीं से भी देशभक्त नहीं होता। देश में देश शामिल होता है, और कोई भी देश किसी भी मुख्यमंत्री, किसी भी प्रधानमंत्री, किसी भी गवर्नर और किसी भी राष्ट्रपति से बड़ा होता है। देश सबसे बड़ा होता है, और देश बनता है देश के नागरिकों से, देश के देशवासियों से, उनसे देश बनता है। इसी संदर्भ में एक और बात मैं आप लोगों को सुझाव भी देना चाहूँगा, मैं कहना भी चाहूँगा कि जो 4 नवंबर 1948 को संविधान का जो ड्राफ्ट पेश किया गया था, और उस समय जो डॉक्टर अम्बेडकर ने जो अपना भाषण दिया था, उस भाषण को पढ़ना चाहिए, सबको पढ़ना चाहिए। बहुत ही महत्वपूर्ण भाषण है वो। और बाबा साहब की जो रचनावली के 40वें खंड में वो भाषण मौजूद है 4 नवंबर को। उसके कुछ प्रसंग मैं आपको सुनाऊंगा जो बताते हैं कि बाबा साहब की अपनी प्रायोरिटीज़ क्या थी, किस तरह की संकल्पना थी उनकी, और उनके न होने के पीछे जिन आशंकाओं की तरफ इशारा किया था उन्होंने, वो कितनी आशंकाएं फलीभूत हो रही हैं उनमें। वे एक अपनी बात कहते हुए वे बताते हैं, एक दार्शनिक ग्रोड का हवाला देते हैं, वो ग्रीस के दार्शनिक के उनका हवाला देते हैं, और वो कहते हैं, उनके कोटेशन के सहारे कहते हैं, विशिष्ट वर्ग के केवल कुछ बहुसंख्यक लोगों द्वारा ही नहीं वरन सबके द्वारा आदर भाव के साथ नैतिकता का पालन किया जाना स्वतंत्र और शांतिपूर्ण प्रशासन की अनिवार्य शर्त है। अपने वर्चस्व स्थापित करने की सामर्थ्य न होने वाला कोई भी बलदंड और दुराग्रही अल्पसंख्यकों का वर्ग स्वतंत्र संस्थाओं के लिए काम करना असंभव कर सकता है। अल्पसंख्यक समुदाय के जो खतरे हैं उसकी तरफ डॉक्टर अम्बेडकर इशारा करते हैं, और वे कहते हैं कि जो बहुसंख्यक लोग हैं उनकी जिम्मेवारी बनती है कि सबके द्वारा आदर भाव के साथ नैतिकताओं का पालन किया जाना स्वतंत्र और शांतिपूर्ण प्रशासन के लिए अनिवार्य है। अनिवार्य शर्त है कि नैतिकताओं का पालन किया जाना और सबके आदर भाव के साथ उस बहुसंख्यक वर्ग की जिम्मेदारी है। बहुसंख्यक वर्ग की परिभाषा में वह नहीं शामिल है जिसको हम आज अल्पसंख्यक को मानते हैं और बहुसंख्यक को मानते हैं। बहुसंख्यक में बहुत सारे लोगों को भ्रम ये हो सकता है कि भले ही कम संख्या में होने के बावजूद बहुसंख्यक संस्थाओं पर उनका नियंत्रण है, बहुसंख्यक संगठनों पर उनका नियंत्रण है, बहुसंख्यक सांसदों विधायकों का उनके समर्थन है, या बहुसंख्यक राज्यों में उनकी सरकारें हैं, उन सबके लिए, या बहुसंख्यक न्यायालयों में उनकी बिरादरी का अधिपत्य है, उनके लिए भी ये जरूरी है कि आदरपूर्वक नैतिकता का पालन करते हुए। नैतिकता बताती है कि यदि आपके देश के सभी संवैधानिक संस्थाओं पर अगर आप बहुसंख्यक में हैं तो इससे उन संस्थाओं से में अल्पसंख्यक रहने वालों के प्रति अन्याय करने का लाइसेंस आपको नहीं मिल जाता। यह भारतीय संविधान की संरचना के खिलाफ है। यह डॉक्टर अम्बेडकर की उस भावना के खिलाफ है जब वो कहते हैं कि बहुसंख्यक को कभी भी किसी अल्पसंख्यक के प्रति अन्याय करने का अधिकार नहीं है, और ये स्वस्थ लोकतंत्र के लिए, संसदीय लोकतंत्र के लिए भी ये बाधक है। तो ये इन सारी चिंताओं की तरफ वो इशारा करते हैं, और इसके साथ ही साथ वो एक और बात, वो बहुत मैं छोटी सी बात कह के अपनी बात खत्म करूँगा। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने
सिद्धार्थ कॉलेज की स्थापना की थी और उसको बम्बई यूनिवर्सिटी से मान्यता भी मिली थी, उस पर पढ़ाई भी शुरू हो रही थी। तो उस दरमियान जब एक केंद्रीय विधानसभा मुंबई की बैठक जब चल रही थी, तो उस दरमियान मदन मोहन मालवीय जी के जो पुत्र थे गोविंद मालवीय जी, उन्होंने उस पे पीपुल्स एजुकेशन सोसाइटी पे आरोप लगाए थे और उन्होंने कहा था कि ये चीज़ें ठीक नहीं हैं। और उन्होंने ये आरोप लगाया था, मदन मोहन मालवीय जी के लड़के गोविंद मालवीय जी ने आरोप लगाया था, ये 26 मार्च 1946 को कहा था उन्होंने कि कॉलेज खोलने के लिए केंद्र सरकार से ग्रांट ली गई है और मुंबई विश्वविद्यालय से मान्यता भी प्राप्त कर ली गई है। जून में यह कॉलेज शुरू होने जा रहा है। अस्पृश्यों के लिए विशेष रियायतों वाले कॉलेज की स्थापना हो रही है और वह खुल भी रहा है। यह देखकर सवर्ण हिंदियों में जलन पैदा हो चुकी है। तो ये एक आलोचना उन्होंने की थी। तो इसके बाद उन्होंने कहा था, डॉक्टर अम्बेडकर ने अपने पूरा वक्तव्य दिया था, उसके दो पंक्ति में सुनाना चाहूँगा। वे कह रहे हैं, इस देश का हर आदमी मुंह से राष्ट्रवाद की जय बोलता रहता है, लेकिन उसके काम जातीयता अंधानुकरण से भरे होते हैं। राष्ट्रवाद की जय बोलना, लेकिन काम करना जातीयता वाले, काम करना अंधानुकरण वाले और अपनी संकीर्ण मानसिकता के तहत इस देश के निवासियों के प्रति घृणा वैमनस्य फैलाना, ये कहीं से भी राष्ट्रवाद का परिचायक नहीं हो सकता, कहीं से भी देश प्रेम का परिचायक नहीं हो सकता। इसी के साथ एक और संदर्भ में बताना चाहूँगा। जब उसी भाषण के 4 नवंबर वाले ही भाषण में वो कहते हैं, संसदीय लोकतंत्र की जहाँ पे स्थापना की बात हो रही थी, तो बहुत सारे विरोधी स्वर भी आए थे और कुछ लोगों को लगा था कि संसदीय लोकतंत्र के बजाय जो हमारी भारत की पुरानी राज व्यवस्था थी और यहाँ के जो अन्य राजतंत्रात्मक व्यवस्था थी वही बेहतर थी। कुछ लोग ग्राम स्वराज की भी वकालत कर रहे थे, ग्राम पंचायतों की भी व्यवस्था की वकालत कर रहे थे। डॉक्टर अम्बेडकर ने बताया था कि ग्राम सभाएं, ग्राम पंचायतें किस हद तक जो ग्राम में जीवन था, किस हद तक जातिवाद और संकीर्णता के गढ़ थे। और वो बताते हैं कि किस तरह से कुछ लोगों के मन में यूटोपिया था गाँव को लेकर के, लेकिन वह गांव अपने दलितों के प्रति, अपनी महिलाओं के प्रति, अपने अन्य शूद्र तबकों के प्रति कितने अमानवीय थे, इसकी झलक डॉक्टर अम्बेडकर के अपने जीवन में देख चुके थे। जीवन के हर हर कदम पे वे महसूस कर चुके थे। इस वजह से वे किसी भी हद तक ग्राम स्वराज और ग्राम पंचायत वाली व्यवस्था की वो कामना नहीं की। उन्होंने संसदीय लोकतंत्र की कामना की, उन्होंने राज्य की कल्पना की, स्टेट पावर की, स्टेट सोशलिज्म की कामना की, उन्होंने उसकी कल्पना की उन्होंने। और उन्होंने समाज के विवेक पे नहीं छोड़ा। उनको लग रहा था कि समाज में बहुत सारे संकीर्ण मनोवृत्तियों वाले भी हावी हैं, सत्ता तंत्र पे हावी हैं, उस समय के सामाजिक हायरार्की में हावी हैं। वे कभी भी अपने अधीनस्थों को समुचित अधिकार नहीं दे पाएंगे। इस वजह से उन्होंने ये सारी जिम्मेवारी राज्य को, स्टेट पावर को दी कि स्टेट पावर को जिम्मेवारी है कि वह उसके नियंत्रित करने के लिए कानून बनाए, नियंत्रित करने के लिए अपने विधान बनाए, कानून बनाए, जो कि पूरे समाज को नियंत्रित करेंगे। सिर्फ समाज के ही सहारे उसको नियंत्रित नहीं किया जा सकता। तो ये चीज़ें उनकी अपनी चिंता में थी। और ये एक और सवाल आया है तरुण जी का कि आज के वक्त में राजनीति करने के लिए बाबा साहब को ढाल बनाया जा रहा है, और क्या नहीं लगता कि अम्बेडकर साहित्य को गांधी साहित्य की तरह जगह नहीं मिल सकी। डॉक्टर अम्बेडकर साहित्य को गांधी साहित्य की जगह मिलना नहीं मिलना, इन सब के पीछे कई वजहें हो सकती हैं। कई बार कोई महापुरुष सिर्फ अपने महापुरुष होने के कारण ही महान नहीं होता, बल्कि जब उनके अनुयायियों में जिस तरह की चेतना पैदा होती है, उसके बाद उनकी अपनी अहमियत पता लगती है। महापुरुष अपने समय में, जितने भी महापुरुष हैं अपने समय में बहुत कम लोकप्रिय होते हैं, लेकिन उनकी रचनाएं, उनका विजन जब बाद में उनके लोगों को पता लगता है तो चीज़ें अधिक बेहतर निकल के आती हैं। जाहिर सी बात है कि डॉक्टर अम्बेडकर की अपेक्षा महात्मा गांधी के अनुयायी उस समय में बहुत अधिक थे, क्योंकि महात्मा गांधी उस समय में, उस समय के एक व्यापारिक वर्ग का बहुत बड़ा समर्थन था उनको। आप देखते हैं बहुत सारे व्यापारी घराने उनके साथ रहते थे। भले महात्मा गांधी जी अपने वस्त्रों में लंगोटी और कम कपड़ों का धारण करते थे, लेकिन बहुत बड़े बड़े कपड़े के मिल वाले भी उनके दोस्त थे। लेकिन ये चीज़ें डॉक्टर अम्बेडकर के साथ नहीं थी। डॉक्टर अम्बेडकर उस समय के असहाय और निर्बल और वंचित समाज के प्रतिनिधि थे, और उनके सहृदयता उनके साथ थी।
लेकिन बहुत मजबूत तबका का जो समाज का जो मजबूत तबका था वह उनके साथ नहीं था। इस वजह से उनके साहित्य को उस समय तक उतना सम्मान नहीं मिला। लेकिन बाद में महाराष्ट्र सरकार द्वारा उनके रचनाओं को प्रकाशन किया गया। अभी केंद्र सरकार द्वारा भी उनकी 40 रचनाओं को वॉल्यूम्स को निकाला गया है। तो और इसके साथ ही साथ एक दलित मध्य वर्ग का विकास हुआ जिसने बहुत बड़े पैमाने पर डॉक्टर अम्बेडकर की रचनाओं को पढ़ा, उनके महत्व को समझा। तो देर से ही सही उनका प्रचार प्रसार हुआ। दूसरी बात आपकी रही कि राजनीति के लिए ढाल बनाने की बात, मैं आपसे पूरी तरह से सहमत हूँ कि आज बाबा साहब अम्बेडकर को राजनीति के लिए ढाल बनाया जा रहा है। इसलिए बनाया जा रहा है कि लोगों को लगता है किसी एक पार्टी ने बाबा साहब के नाम का इस्तेमाल किए कर लिया, उनके समाज का इस्तेमाल कर लिया, तो कोई दूसरे लोग उससे पीछे न रहें, दूसरे लोग उसमें चूक न जाएं। इस वजह से आज लगभग सभी राजनीतिक दलों में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को अपनाने की, उनके बारे में बड़ी बड़ी आदर्शवादी बातें कहने की, बहुत बड़ी बड़ी घोषणाएं करने की होड़ लगी हुई है। लेकिन मैं यह भी कहता हूं कि सिर्फ राजनीति की ढाल बना लेने से कोई उनके कह सकते हैं कि उनके पद चिन्हों पे चलने की गारंटी किसी को नहीं मिल सकती। डॉक्टर अम्बेडकर ने जिस तरीके के राज्य का स्वप्न देखा था, जिस तरह के देश की, जिस तरह की कानून व्यवस्था की, जिस तरह की संवैधानिक व्यवस्था की कामना की थी, जिस तरह से पूरे भारत की कामना की थी, और जब हमने जो ग्राम्य व्यवस्था, ग्राम पंचायत वाली व्यवस्था के बरक्स उन्होंने व्यक्ति को महत्व दिया था, किसी ग्राम्य सभ्यता को महत्व नहीं दिया था, व्यक्ति को महत्व दिया था। तो उस व्यक्ति में कोई जाति शामिल नहीं थी, कोई धर्म शामिल नहीं था, बल्कि सभी शामिल थे। जो वयस्क मताधिकार था वो सबको मिला था। उस समय 21 वर्ष से अधिक जितने लोग थे उनको भी मताधिकार मिला था। तो उसमें उन्होंने बिना किसी जातिगत, धर्मगत, क्षेत्रगत भेदभाव के वे महसूस कर रहे थे उन सब चीज़ों को। इसी प्रक्रिया में एक और बात मैं कहना चाहूँगा कि पिछले दिनों डॉक्टर देवेंद्र सिंह जी ने एक बहुत अच्छी बात कही थी कि भारत राष्ट्र के दो बहुत बड़े महत्वपूर्ण इंजीनियर रहे हैं। एक रहे हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल और दूसरे डॉक्टर अम्बेडकर। बताते हैं कि किस तरह से किस तरह से सरदार वल्लभ भाई पटेल एक हार्डवेयर इंजीनियर की भूमिका में रहते हैं। देसी रियासतों को, जो 600 से अधिक देसी रियासतें थी उस दरमियान, उन सबको कैसे एक किया उन्होंने, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। भारत को मजबूत करने में उसकी एक बहुत बड़ी भूमिका रही। दूसरी जो भूमिका उस देश को एक करने में सॉफ्टवेयर बनाने का काम डॉक्टर वी आर अम्बेडकर ने किया कि उसकी आंतरिक संरचना कैसे चलेगी, वह कैसे सेल्फ ऑटोमेशन मोड में रहेगा, इसका निर्माण, इसका कार्य डॉक्टर अम्बेडकर ने किया। और वह किया भारतीय हर व्यक्ति को अधिकार संपन्न बना करके, मताधिकार के द्वारा संपन्न बना करके। एक और सवाल आया है कॉलेजियम को लेकर के, आरक्षण विरोधी फैसले आ रहे हैं। आप सब लोग जान रहे हैं कॉलेजियम सिस्टम किस हद तक कह सकते हैं कि बेहतर नहीं है। यह कहीं से भी देखिए, लोकतांत्रिक सत्ता के, लोकतांत्रिक राज्य की एक अच्छी खासियत यह होती है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था द्वारा चुने गए लोग लोकतंत्र की रक्षा के प्रति अधिक वफादार होते हैं। कोई सांसद, कोई विधानसभा सदस्य, मुझे लगता है कि वे अधिक, उनमें आप जनता के प्रति वफादार होने की कामना कर सकते हैं क्योंकि वे जनता द्वारा चुने जाते हैं। लेकिन जो लोग जनता द्वारा नहीं चुने जाते, उनसे जनता के प्रति वफादार होने की उम्मीद आप आदर्श की कामना कर सकते हैं, लेकिन बहुत अधिक उम्मीद नहीं कर सकते। जो न्यायपालिका की अवधारणा के पीछे मंशा यह थी कि एक ऐसी निष्पक्ष व्यवस्था होगी जो किसी के प्रभाव में आकर के, किसी बहुसंख्यक के प्रभाव में आकर के, किसी सत्ताधारी के प्रभाव में आकर के और किसी और समर्थ के प्रभाव में आकर के अपने निर्णय नहीं बदलेगी। लेकिन ऐसा हुआ? ऐसा नहीं हो पा रहा है। आप सब लोग देख रहे हैं किस तरह से अवकाश प्राप्त होने के बाद लोग सुविधाएं लेते हैं, किस तरह के उनके अपने राजनीतिक और प्रतिबद्धताएँ होती हैं। ये सारी चीज़ों को देखते हुए हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं उस व्यवस्था में, कॉलेजियम व्यवस्था में बदलाव की ज़रूरत है, क्योंकि वह फैसले तो देगी, लेकिन वह फैसले कितने न्यायपूर्ण हैं, कितने बड़े लोगों के उम्मीदों पे खरे उतरते हैं, वो क्या कुछ लोगों के
फायदे के लिए ही अपने बड़े निर्णयों को प्रभावित कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आप सब लोग देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। और हमारे जो लोकतंत्र के पहरुए हमारे सांसद हैं, हमारे जो विधायकगण हैं, हमारे जो नीति नियंता हैं, जिनके ऊपर प्राथमिक जिम्मेवारी है, जो लॉ मेकर्स हैं, हमारे जनप्रतिनिधि, हमारे संसदीय लोकतंत्र के जनप्रतिनिधि, हमारी उनकी बहुत बड़ी भूमिका हमारे प्रति। ये उनकी जिम्मेवारी बनती है कि कोई भी सिस्टम, चाहे वो न्यायपालिका का हो चाहे कार्यपालिका का हो, वो बेलगाम ना हो सके। इसकी जिम्मेवारी भी विधायिका की है और उसको यह महसूस करना पड़ेगा, क्योंकि विधायिका अंततः सबसे पहली और आखिरी उम्मीद होती है किसी भी संसदीय लोकतंत्र में। जब भी कहीं से कोई निराश होते हैं तो वे विधायिका के ही पास जाते हैं। विधायिका को अधिकार है कि लोगों के मनोभावों के अनुरूप वह निर्णय बनाए, क्योंकि उसे फिर से जनता के पास जाना पड़ता है। तो ये जनता को एम्पावर करने का काम विधायिका का है और विधायिका को एम्पावर करने का काम जनता का काम है। तो ये चीज़ें हैं। और ये एक सवाल है कि सिंबल ऑफ नॉलेज की जगह सिंबल ऑफ वोट बना दिया। देखिए, इस तरह के बहुत सामान्य किस्म के सवाल आते हैं। जब भी दलित हितों की बात आती है, दलित मुद्दों की बात आती है, तो लोग कहते हैं कि वोट के ये सब वोट बैंक के लिए किया जाता है। इसका मतलब ये है कि सिर्फ दलित ही वोट देते हैं, बाकी लोग वोट नहीं देते हैं। किसी अन्य समाज के लिए काम किया जाएगा तो क्या वोट बैंक को प्रभावित नहीं करेगा, और दलित समाज के लिए काम किया जाएगा तो वोट बैंक को प्रभावित किया जाएगा। तो इस वजह से वोट के लिए डॉक्टर अम्बेडकर की बातें जहाँ पे होती है उसको वोट से तुलना किया जाना, या दलित हितों की कहीं पे बात होती है उसके लिए वोट से तुलना किया जाना, यह जरूरी भी है, लेकिन सिर्फ वोट के लिए नहीं होता। आप सही करें, डॉक्टर अम्बेडकर वाकई सिंबल ऑफ नॉलेज हैं। और वोट के लिए लगता है किसी को, वोट लेने वाले राजनीतिक दलों को लगता है कि उनके लेने से वोट मिल जाएगा, लेकिन मैं यह भी कह सकता हूँ कि जैसे जैसे हमारा लोकतंत्र मजबूत होगा, जैसे जैसे हमारे जनता मजबूत होगी, लोकतांत्रिक होगी, वो अधिक विजनरी होगी। वह देखेगी कि वो जिस वोट के अधिकार के लिए डॉक्टर अम्बेडकर जितनी बड़ी वकालत करते थे, जिस वयस्क मताधिकार की वो वकालत करते थे, उस वोट की कीमत क्या कुछ पैसे हो सकते हैं, क्या कुछ जाति हो सकती है, क्या कुछ धर्म हो सकता है, या कोई संप्रदाय हो सकता है। आज यह मुझे ये कहने में कोई हिचक नहीं है कि आम जनता की आदत हो गई है दोष देने की, नेताओं को दोष देने की, इनको दोष देने की, उनको दोष देने की। लेकिन जब उसके अपने हाथ में फैसला लेने का हक होता है तो वो अपने वोट को, अपने उस पावर को नज़रअंदाज कर देती है, किसी जाति के नाम पे, किसी धर्म के नाम पे, पैसे के नाम पे, क्षेत्र के नाम पे, विभिन्न अन्य तरीके से। तो जब आप अपने ही अधिकारों को आप तिरोहित कर देते हैं तो फिर आप उम्मीद क्यों करते हैं कि कोई आपके अधिकारों की रक्षा नहीं करता? क्योंकि वो फैसला आपने किया हुआ होता है। आपका गलत फैसला आपको गलत परिस्थितियों में ले जाता है और आपका सही फैसला आपको सही परिस्थितियों में ले जाता है। यदि आपने सही प्रतिनिधि नहीं चुने हैं तो इसका खामियाजा भी आप ही को भुगतना पड़ेगा। अगर आपने सही प्रतिनिधि चुने हैं तो उसका लाभ भी आप ही को मिलेगा। इस वजह से अमूमन जनता को बहुत निर्दोष मान लेना, बहुत ही सुधुआ मान लेना, बहुत ही ये मान लेना कि जनता तो हमारी एकदम सुधा गाय है, इसका कहीं पे कुछ वो नहीं है, इसका कोई दोष नहीं है। हमें लगता है कि एक संसदीय लोकतंत्र में आम जनता की बहुत बड़ी भूमिका होती है। वह एक लोकतंत्र को बेहतर लोकतंत्र बना सकती है अपने अधिकारों का बेहतर इस्तेमाल करके। और यदि वो अपने अधिकारों का बेहतर इस्तेमाल नहीं कर सकती है तो एक लोकतंत्र में भी अपने लिए बेरियां निर्धारित कर सकती है। एक स्वस्थ लोकतंत्र में भी वो अपने लिए बंदिशें, अपने लिए वो विभिन्न तरीके के जो उनकी जकड़नें हैं वो अपने लिए पैदा कर सकती है। इसके लिए ये ज़रूरी है कि जो डॉक्टर अम्बेडकर का जो स्वप्न था, बेहतर भारत बने, और वह भारत ऐसा बने जिसमें सिर्फ बहुसंख्यक की ही मनोवृत्ति नहीं हो, बल्कि उसमें रहने वाले अल्पसंख्यक को भी सम्मान मिले, उस अल्पसंख्यक को भी उसमें जगह मिले, उनको भी उसमें तरजीह मिले। ये उनका अपना एक स्वप्न था। इसके साथ ही साथ जहाँ तक देश प्रेम और देशभक्ति वाली बातचीत हो रही थी, डॉक्टर अम्बेडकर की पूरी चिंता इस देश के नागरिकों के प्रति थी, किसी सत्ता तंत्र के प्रति नहीं थी, किसी उस समय के राज व्यवस्था के प्रति नहीं थी।
प्रति थी तो जनता के प्रति, इस देश की आम जनता के प्रति। और चूंकि इस देश की गरीब दलित जनता उनकी प्रायोरिटी में था, क्योंकि वही था जो सबसे अधिक कई हजार वर्षों की मुफलिसी की और वंचना के दौर से गुजर रहा था। बेहतरी की उम्मीद उसी जनता से थी। और कुछ खट्टे मीठे अनुभवों के साथ ये कहना पड़ेगा कि डॉक्टर अम्बेडकर ने जिस बेहतर और समृद्ध भारत की कल्पना की थी, वह कुछ खट्टे मीठे अनुभवों के साथ वो भारत बनने के राह पे है। जिस समाज की बेहतरी की कामना उन्होंने की थी, वह समाज भी बेहतर हो रहा है। जिन स्त्रियों के अधिकारों की रक्षा के लिए उन्होंने हिंदू कोड बिल बनाया था और उससे इस्तीफा दिया था उन्होंने, वे स्त्रियां भी अधिकार संपन्न, आत्मसंपन्न होने की प्रक्रिया की राह में हैं। देर सवेर वे भी अधिकार संपन्न हो रही हैं, जो जिनके कारण उन्हें अपना इस्तीफा देना पड़ा था। और जिस अनुसूचित जाति जनजाति के अधिकारों के लिए जिन्होंने लड़ाई लड़ी उस दौर में, वे भी अधिकार संपन्न हो रही हैं, वे भी साधन संपन्न हो रही हैं। उस अनुपात में नहीं हो रही हैं जिस अनुपात की अपेक्षा की गई थी, लेकिन धीमे ही सही वह संपन्न हो रही हैं। और जैसे जैसे वह शैक्षणिक रूप से, सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से संपन्न हो रही हैं, ये उनकी जिम्मेदारी बनती है कि इस भारतीय लोकतंत्र को बाबा साहब के लोकतंत्र के अनुरूप बनाएं, क्योंकि वे अपने को मानते हैं कि वे बाबा साहब के बड़े अनुयायी हैं। बाबा साहब के अनुयायियों के ऊपर, चाहे वे घोषित अनुयायी हों या कुछ टुटरम के तहत जो उनको अपना मसीहा मानते हों, या जो लोग उनका नाम लेते हों, ये उनके ऊपर जिम्मेदारी है कि बाबा साहब के सपनों का भारत बनाएं। और वह सपनों का भारत वही होगा जिसमें सिर्फ बहुसंख्यक ही अपनी मनमर्जी नहीं करेगा, अपने अनुसार सिस्टम को नहीं चलाएगा, जहाँ पे धर्म के आधार पे, जाति के आधार पे, संप्रदाय के आधार पे भेदभाव नहीं होगा। जिन चिंताओं की तरफ डॉक्टर अम्बेडकर ने इशारा किया था उस दरमियान में, आज हम उन चिंताओं से रूबरू हो रहे हैं। स्थितियाँ बदली हैं, लेकिन किसका साथ ही साथ जो संकीर्णताएं गुलाम भारत के दौर की थी, वो संकीर्णताएं भी कहीं ना कहीं एक अलग रूप में मजबूत हो रही हैं। जिन गुलाम भारत की विचारधाराओं ने, जिन दो राष्ट्र की विचारधाराओं ने, जिस सांप्रदायिक विचारधाराओं ने उस समय विभाजन किया, वे विचारधाराएं, धर्म की विचारधाराएं, संप्रदाय की विचारधाराएं बहुत मजबूत आज हो रही हैं। ये इतनी मजबूत तो नहीं है कि वो भारत पाकिस्तान और भारत बांग्लादेश जैसी स्थितियां हों, लेकिन वे आपस के नागरिकों में मनमुटाव पैदा करने में, आपस के संस्थाओं में मनमुटाव पैदा करने में बहुत बड़ी भूमिका निभा रही हैं। आज ये कितना दुखद होता है, व्यवहारिक सच्चाई में बता रहा हूँ कि आज आपकी फिल्मों से लेकर के मीडिया चैनल तक किस तरह से धर्म के आधार पर, सांप्रदायिकता के आधार पर वे बट गए हैं। उनके सामने चुनौतियां क्या है? वे रोगों को भी वो धर्म के आधार पर जोड़ देते हैं। आपराधिक भीड़ की हत्याओं को भी धर्म के आधार पर जोड़ देते हैं। जिस आपराधिक भीड़ की आलोचना हर जगह होनी चाहिए, चाहे वो किसी भी राज्य में हो, किसी भी शासन में हो, किसी भी व्यक्ति द्वारा किया गया हो, किसी भी धर्म द्वारा किया गया हो, लेकिन आज अपने को मुख्य धारा का मीडिया कहे जाने वाले जो न्यूज़ चैनल्स हैं, वे किस तरह से धार्मिक संप्रदाय, धार्मिक वैमनस्य फैला रहे हैं। बॉलीवुड की फिल्में, आप फिल्मों के खलनायक देखिए, किस तरह से उनके नाम हो रहे हैं, किस तरह से एक धर्म विशेष को टारगेट करके किसी को टोपी पहना करके खलनायक बनाए जा रहे हैं। किस तरह से जो मनगढ़ंत कथाओं के सहारे, मनगढ़ंत कहानियों के सहारे एक देश के एक समुदाय को बदनाम करने की, उन पर संदेह करने की, उन पर अविश्वास पैदा करने की कोशिशें यहाँ की फिल्मों द्वारा की जा रही हैं। वे फिल्में ऐसा करके अपना बिजनेस तो कर ले रही हैं, लेकिन समाज में जो वैमनस्य पैदा कर रही हैं, समाज में जो घिनौनापन पैदा कर रही हैं, समाज में एक दूसरे के प्रति अविश्वास पैदा कर रही हैं, वह अविश्वास कहीं न कहीं अखंड भारत के लिए बेहतर नहीं है। वह खंडित करता है इस देश के नागरिकों के सम्मान को, वह खंडित करता है लोकतांत्रिक मानवीय मूल्यों को, वह खंडित करता है इस देश के प्रति विश्वास करने वालों को। इस वजह से जो भी आप अपने आसपास देखें, चाहे वो न्यूज़ चैनल हो, चाहे वो फिल्में हों, चाहे वो सीरियल्स हों,
यदि किसी धर्म की, किसी जाति की, किसी संप्रदाय विशेष के प्रति घृणा फैलाते हैं तो उनका कानूनी तरीके से, संवैधानिक तरीके से उनका विरोध करें। उनका विरोध करें कि वे गलत कर रहे हैं। उनका विरोध इसलिए नहीं किया जाना चाहिए कि वे किसी सत्ता विशेष के, सरकार विशेष के समर्थक हैं या विरोधी हैं, बल्कि उनके द्वारा फैलाई गई घृणा, उनके द्वारा फैलाया गया जो मनमुटाव है, वो हमारे समाज को खंडित कर रहा है, हमारे परिवेश को खंडित कर रहा है, हमारे वर्क प्लेस को खंडित कर रहा है। हमारा जो परिवेश है, जो तहजीब है, गंगा जमनी तहजीब जिसको कहते हैं, उसको खंडित कर रहा है। तो इन सब चिंताओं के साथ हमारा अखंड भारत बनेगा और मजबूत बनेगा अगर हम धार्मिक संकीर्णताओं को, जातिगत संकीर्णताओं को हम तवज्जो नहीं देंगे, हम उनको कहीं से भी समर्थन नहीं करेंगे और ऐसा करने वालों को कटु विरोध करेंगे, कटु आलोचना करेंगे, जिस तरह से डॉक्टर अम्बेडकर ने अपने समय की संकीर्ण विचारधाराओं का किया था, बिना इस बात की परवाह किए हुए कि उस समय के सत्ता तंत्र में सबसे मजबूत व्यक्तित्व किनका था, बिना इस बात की परवाह किए हुए कि उस समय बहुसंख्यक आबादी किनके साथ थी। उस समय बहुसंख्यक आबादी सत्ता तंत्र के साथ थी और जिसकी घोषणा उस समय, जिसकी चिंताओं को महसूस कर रहे थे, हो सकता है कि आज भी बहुत सारे लोग जो उस समय की सत्ता तंत्र की आलोचना करते हों, आज कहीं ना कहीं उसी तरह से परिणत हो गए हों। और जिन रेफरेंस के सहारे हमने 1951 वाले जालंधर में दिए गए भाषण का जिक्र किया था, आप उस रेफरेंस को पढ़ें और ये देखें कि किस तरह से डॉक्टर अम्बेडकर 2020 की चिंताओं को भी 1951 में व्यक्त कर रहे थे कि हमारा लोकतंत्र किस हद तक कमज़ोर हो जाएगा यदि विपक्ष कमज़ोर हो और चुनाव प्रणाली कमज़ोर हो। इन सब सारी चिंताओं को डॉक्टर अम्बेडकर ने अपने साहित्य में जाहिर किया और मैं सबसे निवेदन करूंगा कि आप किसी की सुनी सुनाई बातों पर ना विश्वास करें, आप डॉक्टर अम्बेडकर को पढ़ें, पढ़ने के बाद अपनी राय बनाएं, वह देखें कि किस तरह से उनका अपना विज़न क्या था, उनकी प्रायोरिटीज़ क्या थी। और उन प्रायोरिटीज़ में जाहिर सी बात है कि वे वंचित तबका भी शामिल था, लेकिन इसके साथ ही साथ पूरा देश भी उनमें शामिल था। एक और रेफरेंस के सहारे अपनी बात में ख़त्म करूंगा कि आर.एल. चंदापुरी जी एक बार 1951 के ही दरमियान में वो ले गए थे पटना और पिछड़ा वर्ग का एक सम्मेलन हुआ था, वहाँ पर डॉक्टर अम्बेडकर ने संबोधन किया था और आर.एल. चंदापुरी द्वारा संपादित किताब में उनके भाषण संग्रहित हैं। उसके साथ एक इसके लिए यह बहुत अपमानजनक बात भी है हम जैसे बिहार के लोगों के लिए कि उस बिहार में पटना के गांधी मैदान में जब डॉक्टर अम्बेडकर संबोधित कर रहे थे तो वहाँ पे कुछ लोगों ने उनके ऊपर पत्थर चलाए थे, जिसमें उस समय के एक मंत्री भी शामिल थे, उस समय की सरकार के मंत्री। तो इस तरीके से उनका विरोध हुआ डॉक्टर अम्बेडकर का, लेकिन जिसके लिए मैं कहता हूँ कि मुझे भी शर्मिंदगी होती है कि बिहार में इस तरह की चीज़ें हुई उनके साथ में। लेकिन वे अपने भाषण में एक बात वे कहते हैं कि हम एक ऐसे समाज की कल्पना करना चाहते हैं, हम एक ऐसा पेड़ बनाना चाहते हैं जिसकी छाँव में हम सब लोग उसकी छाँव में आनंद ले सकें। लेकिन साथ ही साथ उसमें एक बात ये भी कहते हैं कि सिर्फ हम ही नहीं बल्कि उस छाँव में उसका सवर्ण समाज भी उस छाँव का आनंद ले सके। तो डॉक्टर अम्बेडकर ने अपने विजन में, अपने साहित्य में उन्होंने कल्पना की कि सबके लिए हो, उसकी प्रायोरिटी उस वंचित तबके की हो जो सत्ता सुख से बाहर है, उसके अधिकारों की भी रक्षा हो, साथ ही साथ जो अन्य तबका है, जो सवर्ण तबका है, उनके अधिकारों की भी रक्षा हो वहाँ पे, और वह भी उसका आस्वाद ले सके। और यह जो वयस्क मताधिकार के बाद जो भारतीय गणतंत्र लागू हुआ, इसमें सबके लिए वो अधिकार शामिल हुए। तो इस तरह से डॉक्टर अम्बेडकर, हम कह सकते हैं कि उनकी प्राथमिकता में समाज का वंचित तबका था, जो अधिकारों से वंचित था, मानवीय अधिकारों से वंचित था। लेकिन सिर्फ वही नहीं था, बल्कि भारत का हर नागरिक उनकी प्राथमिकता में था। और जो भी अपने आप को अम्बेडकरवादी कहता है, अगर वह भी किसी किस्म का भेदभाव करता है किसी के साथ, तो वह भी उतना ही दोषी है जितना कि किसी अच्छे धर्म का अनुयायी कहने वाले लोग जो भेदभाव करते थे।
इस वजह से मैं कहूँगा कि डॉक्टर अम्बेडकर के अनुयायी की भी पहचान यही कि आप उनके आदर्शों पर चलें, उनको पढ़ें, उन्होंने क्या सही कहा क्या गलत कहा, उसका विवेक आपके पास हो, आपके अंदर संकीर्णताएं नहीं हो, आपकी प्राथमिकताएं तो हों लेकिन आपके अंदर संकीर्णताएं नहीं हो। इन सबके साथ मैं फिर से द हिंदी प्लस चैनल का मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि उन्होंने ये मौका दिया। समय तो आधे घंटे का ही था लेकिन विषय इतना रोचक है, और मैं देख रहा हूँ कि हमारे बहुत सारे आत्मीय मित्र जो मुझे देख रहे हैं, मुझे सुन रहे हैं और मुझे मेरा उत्साहवर्धन कर रहे हैं। इस उत्साहवर्धन का मैं लोभ संवरण नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन इसके बाद भी समय अधिक हो गया है, मैं अपनी बात खत्म करता हूँ और मैं पुनः द हिंदी प्लस को, पंकज जी को और अपने पूरे सभी शुभचिंतकों को और बाबा साहब के सच्चे अनुयायियों को, फर्जी वालों को नहीं, जो उनका नाम लेते हैं और उनको भूल जाते हैं, उनके उल्टा काम करते हैं, जो उनके सच्चे अनुयायी हैं, चाहे वो किसी भी जाति धर्म समुदाय के हों, उनको भी मैं फिर से अभिनंदन करता हूँ। देखिए, किसी जाति धर्म संप्रदाय में जन्म लेना किसी भी व्यक्ति के वश में नहीं है। अगर उसके वश में होता तो सब लोग एक खासी जाति में जन्म लेते। लेकिन कोई व्यक्ति किस विचारधारा को पसंद करता है, उसकी प्राथमिकताएं क्या हैं, किस सही को सही कहता है, गलत को गलत कहता है, यह उसके अपने विवेक पर निर्भर करता है। यह उसकी जाति, उसके धर्म, उसके संप्रदाय से निर्धारित नहीं होता, यह उसके व्यक्ति के विवेक से निर्धारित होता है। और डॉक्टर अम्बेडकर भी अंततः उसी व्यक्ति के अधिकारों के वकालती थे, उसी मानुष सत्य के वकालत करते थे। सवार ऊपर मानुष सत्य तो हार ऊपर नहीं, कहीं ना कहीं उस मनुष्यता की वकालत करते थे। तो उस मनुष्यता की रक्षा जरूरी है, उसके लिए कोई विचार महत्वपूर्ण नहीं है, कोई धर्म महत्वपूर्ण नहीं है, कोई जाति महत्वपूर्ण नहीं है, कोई संप्रदाय महत्वपूर्ण नहीं है, वह मनुष्यता महत्वपूर्ण है। इसी मनुष्यता की कामना के साथ एक बार मैं फिर आप सब लोगों को बाबा साहब की 129वीं जयंती की बधाई दे रहा हूँ। हिंदी प्लस का मैं शुक्रिया अदा कर रहा हूँ और एक निवेदन भी कि डॉक्टर अम्बेडकर की रचनाओं को, उनकी मूल रचनाओं को पढ़ें, उनको पढ़ें, उनके सही गलत क्या है इनका मूल्यांकन करें, उनकी बातें क्या सही थी क्या गलत थी, गलत थी तो क्यों थी, इन सब का भी आप मूल्यांकन करें। और हमें लगता है कि डॉक्टर अम्बेडकर जी जैसे एक ग्रेट स्कॉलर थे, उस तरीके से उनका भी, उनके प्रति भी सम्मान होगा। एक स्कॉलरली आप उनका सम्मान करेंगे, उनकी रचनाओं को पढ़ेंगे तो। शुक्रिया एक बार पुनः आप सब लोगों का अभिनंदन।